हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास हमारा भारत 3 हरियाणा बोर्ड की नई किताब है आपकी। तो उस किताब का पाठ नंबर 2 है। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। सिख गुरु परंपरा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, एक काम की जानकारी आपको बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके अंदर आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है, चेकआउट आप कर सकते हो। बाकी यार दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए आपको। अब शुरू करते हैं। देखो इस वाली जो ये वाली वीडियो है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे इस वाले के, वो सारे के सारे भाई पूरा चैप्टर कवर कर गए। मतलब ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत बचा था, नहीं तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर इन्होंने कवर कर दिया। और मैंने वीडियो में जब अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराए थे तब भी बताया था कि भाई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्वेश्चंस को मैंने सेपरेट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस जो अलग से आ सकते थे, जो भी है सारे जो मेन क्वेश्चंस है जो आपको याद करने ही करने हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि भाई पेपर नहीं हुआ तो हम कह नहीं सकते कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे। पेपर हो जाएगा तो उसके बाद मैं पेपर्स के क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा इन्हीं के अंदर, तो और बेटर आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। जैसे यूटी होते हैं, आप भी अपने जो क्वेश्चन है एग्जाम में अगर आते हैं तो कमेंट कर सकते हैं हमको, ताकि हम उनको सोल्व कर पाएँ और आपके लिए और बेटर उसको कर पाएँ। चलो पहले प्रश्न से देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयों एवं उनके परिणाम पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। आपको जो है ना, ऐसे मैंने इकट्ठा लिख दिया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि भाई मेरे को 20-30 क्वेश्चन नहीं बनाने यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे पूरा आपको ऐसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा 2-2 नंबर के। कितने? 2-2 नंबर के क्वेश्चन। जैसे कि आपसे पूछेंगे नादौन एवं गुलेर की लड़ाई का वर्णन कीजिए। गुरु गोविंद सिंह की नादौर एवं गुलेर की लड़ाई का वर्णन कीजिए, उसका क्या परिणाम हुआ। ऐसे आपसे पूछेंगे एक एक पॉइंट। ये जैसे ये एक पॉइंट है हमारा, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो ऐसे जो है ना, आपसे एक एक पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन आएगा। ऐसे पूरा क्वेश्चन इकट्ठा नहीं आएगा, बहुत रेयर चांसेस होगा कि इकट्ठा देगा वो। ठीक है, तो अगर देंगे तो वो ऐसे सेक्शंस में देंगे, तो आपको पूरा याद करना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि 2-2 नंबर में आएंगे तो कोई सा भी युद्ध पूछ सकते हैं। खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, एक तो आनंदपुर में 2 युद्ध हुए थे, वो 2 युद्ध तो जरूर से याद रखने हैं। बाकी चलो शुरू करते हैं यार पढ़ाना भी इसको। नादौर एवं गुलेर की लड़ाई 1690-91 में पहाड़ी राजाओं ने मुगल सरकार को कर देने से मना कर दिया। इस पर आलिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने पहाड़ी राजाओं को दंड देने का निर्णय लिया। नादौन नामक स्थान पर मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। गोविंद राय ने राजा भीमचंद व अन्य पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगल सेना को हरा दिया। लेकिन बाद में पहाड़ी राजाओं ने मुगलों के साथ संधि कर ली, जिससे गुरु गोविंद राय को बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। जो अगला जो पॉइंट है इसमें वो है आनंदपुर साहिब का पहला युद्ध। 2 युद्ध हुए थे, पहला युद्ध और उसके 4 साल के बाद दूसरा युद्ध हुआ था। तो पहला युद्ध है 1700 की बात है। 1700 में औरंगजेब के 10,000 सैनिक दीना बेग और पैदा खां के साथ युद्ध के लिए पंजाब पहुंच गए। यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने एक ही बाण से पैदा खां का वध कर दिया, जिससे मुगल सेना भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग गई। निर्मो का युद्ध। अब उसके 2 ही साल बीते थे। 1702 में वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिखों पर हमला कर दिया। दूसरी ओर से मुगलों का सहयोग करने वाले कुछ पहाड़ी राजाओं ने भी हमला कर दिया। यह क्योंकि संधि हुई थी ना राजाओं की आपस में, तो यह युद्ध 2 दिन तक चला, जिसके अंत में गुरुजी की सेना जीत गई और वजीर खां अपनी सेना के सहित मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद अगला जो युद्ध हुआ वो है बसोली का युद्ध। अब बसोली का युद्ध बहुत ही आसान सा था, ईजी वीजी। निर्मो के युद्ध के बाद गुरुजी अपनी सेना के साथ हिमाचल के बसोली में चले गए, जहां का राजा धर्मपाल उनका सहयोगी था। जब यहां मुगल सेना ने हमला किया तो धर्मपाल के विरोधी अजमेर चंद ने मुगल सेना का साथ दे दिया। अब उधर से भी 2 सेनाएं, इधर से भी 2, मतलब इधर तो अकेला ही था वैसे तो साथ में धर्मपाल की भी सेना थी यार थोड़ी सी। तो 2 सेनाओं के आपस में खुटर पुटर हुई, कोई नहीं जीता, तो संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। जिसके पश्चात गुरुजी एक बार फिर से वापिस आनंदपुर साहिब में आ गए। अब आनंदपुर साहिब का दूसरा युद्ध शुरू होता है। 1704 की बात है। 2 वर्षों की शांति के बाद 1704 में एक बार फिर मुगल सेना ने आनंदपुर पर हमला कर दिया। इस बार युद्ध की कमान सैयद खां और रमजान
खां के हाथों में थी। एक बार पुनः वे सिख वीरों से परास्त होकर लौट गए। इस हार का प्रतिशोध लेने के लिए औरंगजेब ने फौजदार वजीर खां और जबरदस्त खान को भेज दिया। मुगलों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और आराम से पसर के बैठ गए वहीं पे। 8 महीने तक घेराबंदी रहने से मुगलों की रणनीति काम कर गई। मुगलों ने आश्वासन दिया कि यदि वे किला खाली कर दें तो उन पर हमला नहीं होगा। वे का समझ रहे हो ना, मतलब जो गुरु था उसको कह रहे थे, गुरु गोविंद सिंह को, कि तुम किला को जो है ये जगह है इसको खाली कर दो, हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे और तुम्हारे ऊपर हमला भी नहीं करेंगे। चलो ठीक है भाई। अब 21 दिसंबर 1704 को माता गुजरी के कहने पर गुरुजी ने आनंदपुर छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो वो अपने 40 योद्धाओं के साथ, जो अपने बेटों और जो है सब साथियों के साथ में वो निकल लिया। 40 बंदे वहाँ से निकल लिए थे। चमकौर साहिब का युद्ध। गुरुजी के आनंदपुर से निकलते ही मुगलों ने उन्हें सुरक्षित निकल जाने का अपना वादा तोड़ दिया, क्योंकि भाई दुश्मनी तो उसी से थी, और अपनी सेना को उसके पीछे भेज दिया। सरसा नदी पार करके जब वे चमकौर साहिब पहुंचे तो उनके साथ केवल 40 सिख बचे थे। एक और केवल 40 सिख योद्धा और दूसरी ओर हजारों की मुगल सेना। लेकिन उस दिन के युद्ध ने संसार को दिखा दिया कि आखिर भारत माता के सपूत किस मिट्टी के बने हुए थे। उस दिन भी भाई जिंदा बच गया। वो देखो 40 बंदे और सामने 1000 की सेना से लड़के भी जिंदे बच गए। पूरे दिन के संघर्ष के बाद केवल 5 सिख ही जीवित बच पाए, जिसमें जो है यहाँ पे इस युद्ध के दौरान जो है ना, गुरु, कौन सा गुरु था ये, जो भी था यार, मैं नाम ही भूल जाता हूँ यार कभी कभी तो भाई। गुरु का, हाँ, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के जो है ना दोनों लड़के और वो जो है मतलब बेटे थे, जो उनकी मौत हो गई, और जो अच्छे दोस्त थे उनकी भी मौत हो गई इस युद्ध के दौरान, चमकौर साहिब के युद्ध में। तो अगला जो युद्ध होता है वो था खिदराना का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह चमकौर साहिब से निकलकर खिदराना की ओर चल पड़े। खिदराना तक पहुंचते पहुंचते उनको 2000 लोग और मिल गए। 2000 सिख सैनिक जो है ना गुरुजी की सेना में शामिल हो गए, लेकिन इनका सामना फिर से 10,000 मुगल सैनिकों से था। इस युद्ध में बहुत सारे सिख जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, और उसके बाद भी गुरुजी बच गए जिंदा। खिदराना से वो गुरुजी तलवंडी पहुंच गए। बाद में इन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। चलो ये थे हमारे मेन युद्ध। इनमें से जो है मेन पे ध्यान मैं आपको हाईलाइट करूं तो देखो, आपको जो है आनंदपुर के 2 युद्ध हुए, दोनों को याद रखना ही रखना है, ठीक है। चमकौर साहिब का युद्ध, बसोली का युद्ध तो शायद खास नहीं रहेगा, बसोली के युद्ध को कंसीडर नहीं कर सकते। निर्मो का युद्ध, ठीक है। 2-4 युद्ध तो इसमें काम किया है, जैसे कि आप इसमें से बसोली का युद्ध और इसमें खिदराना का युद्ध, ये दो युद्ध छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अब आपके हिसाब से आपको करने पड़ेंगे ना, तो मैं तो आपको बस गाइड कर सकता हूँ कि हाँ ये पॉइंट कर लेना, ये वाले मत करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे हाँ, चैप्टर जरूर लेना। चैप्टर नहीं पढ़ के आए और अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़े भी नहीं है ना आपने, तो भाई रहने देना, फिर कोई फायदा नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर आपको सीधा जो है यहीं पे पास करवा देंगे इन्हीं प्रश्नों के आधार पे, तो पहले चैप्टर समझोगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, कहानी बना पाओगे। मैंने इनको इतना शॉर्ट कर रखा है जितना मैं कर सकता था। वैसे सबसे बड़ा चैप्टर आपकी बुक का, मतलब डिफिकल्ट भी है तो साथ में जो है बड़ा चैप्टर भी है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें ज़्यादा लिखना पड़ रहा है इस चीज़ को लेके, बट क्या ही करें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म की रक्षा एवं साम्राज्य की स्थापना में वीर बंदा सिंह बहादुर के योगदान पर चर्चा कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपसे अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है कि वीर बंदा सिंह बहादुर के योगदान पर चर्चा कीजिए, सीधा ही पूछ लेंगे, शुरुआत का सारा हटा देंगे, तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। अब साम्राज्य, या फिर आपसे पूछेंगे बंदा सिंह बहादुर ने अपने साम्राज्य की स्थापना किस तरह से की, तो भी आपको सेम क्वेश्चन का जो उत्तर है सेम लिखना है। थोड़ा बहुत आपको काट सकते हो कि सेना का जो पोर्शन आता है इसमें बीच में, तो वहाँ से स्टार्टिंग आप कर सकते हो थोड़ी सी, तो ये होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही लिखना है, ज़्यादा फर्क नहीं है। चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, इतने तरीके से जब पूछ ही सकते हैं हमसे तो लिखना क्या है। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों की अमानवीय हत्या का मुगलों से प्रतिशोध लिया। गुरुजी ने मुगलों द्वारा सभी गैर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए बंदा सिंह बहादुर को सिखों का सेनापति नियुक्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को 5 तीर देकर और 25 सिखों के साथ पंजाब की तरफ रवाना किया। उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता की स्थिति का फायदा उठाया और 1709 में हरियाणा में सोनीपत के निकट सेहरी खांडा नामक स्थान पर डेरा डाल लिया। शीघ्र ही बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की बिखरी शक्ति को इकट्ठा किया। बंदा सिंह बहादुर के साथ बहुत से लोग जुड़ चुके थे। ये वो लोग थे जो मुगलों द्वारा सताए गए थे, भाई मुगल से सब परेशान थे ना, तो सारे लोग इनकी गैंग में शामिल हो गए थे। बंदा सिंह बहादुर ने एक विशाल सेना संगठित की और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। इस सेना में हर वर्ग के लोग शामिल थे। आरंभ में बंदा सिंह बहादुर ने अनेक छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी और जीत हासिल की। उनकी पहली बड़ी लड़ाई 1709 में समाना शहर की मानी जाती है। इस लड़ाई को जीतकर उन्होंने भाई फतेह सिंह को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया।
तत्पश्चात उन्होंने घुड़ाम ठस्का मुस्तफाबाद को भी आसानी से जीत लिया। इसके बाद उन्होंने सढौरा की तरफ रुख किया, किंतु रास्ते में सढौरा से 4 मील दूर स्थित कपूरी गांव के दुराचारी जमींदार कदमुद्दीन पर हमला करके वहां की जनता को राहत दी। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने सढौरा के अत्याचारी फौजदार उस्मान खान पर भी हमला कर दिया। सढौरा की लड़ाई में वहां की आम जनता, क्योंकि भाई मुगलों से सब परेशान थे, तो वहाँ की आम जनता भी उसके साथ आ गई, जिसमें जनता में किसान मजदूर सब ने मिलकर जो है बंदा सिंह बहादुर का साथ दिया। थोड़े से संघर्ष के बाद सढौरा पर सिखों का नियंत्रण हो गया। उसके बाद जो है बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरहिंद पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खां की सेना और बंदा सिंह बहादुर की सिख सेना के बीच चप्पड़ चीड़ी नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में बंदा सिंह बहादुर की जीत हुई और सिखों ने सरहिंद पर अधिकार कर लिया। बंदा सिंह बहादुर ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाज सिंह को सरहिंद, फतेह सिंह को समाना और विनोद सिंह और राम सिंह को थानेसर का सूबेदार बना दिया। अभी देखो यहाँ पे जो है ना, आप भाई मतलब अगर आपसे पूछे कि उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया, तो वो यहाँ तक आप लिख सकते हो। इससे आगे जो है आपको जरूरत नहीं है, ये आगे जो पॉइंट्स है मतलब मेन जो विस्तार था वो इस तरीके से था। लेकिन अगर जो है संचालन किस तरीके से किया उन्होंने अपने साम्राज्य का, तो अगर वो पूछा जाए तो वो इसके बाद वाला है। उन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए और सरहिंद की विजय के बाद एक नया संवत भी शुरू कर दिया। उन्होंने हुक्मनामे और फरमान जारी करने के लिए एक मोहर भी जारी की। बंदा सिंह बहादुर ने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का स्वामित्व दे दिया। यानी कि पहले क्या था, पहले जमीन किराए पे लेते थे किसान, अब उनको उन्हीं की जमीन दे दी, मतलब वो जमीन उन्हीं के नाम कर दी गई। अगले 6 वर्षों में बंदा सिंह बहादुर की इस सेना ने सहारनपुर से लेकर लाहौर तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1715 को मुगल सेना ने उन्हें 800 साथियों सहित गुरदास नंगल नामक स्थान से बंदी बना लिया। 9 जून 1716 को दिल्ली में उन्हें अमानवीय यातनाएं देते हुए शहीद कर दिया गया। ये इसमें जो है ना पूरी स्टोरी है भाई, बंदा सिंह बहादुर ने क्या क्या करा, कैसे उन्होंने संघर्ष करा, कैसे उन्होंने योगदान दिया। लेकिन आपको जो है ना पूरा ये क्वेश्चन पूरे का पूरा कभी नहीं पूछेंगे आपसे, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स पूछेंगे सेक्शंस, जैसे कि उन्होंने सेना कैसे बनाई, किस किस साम्राज्य को उन्होंने हराया, तो अलग अलग पॉइंट आप अगर पढ़ोगे क्वेश्चन का आपको समझ आ जाएंगे। आप 8th में हो गए हो, इतना तो समझ आ जाता है यार आपको भी, है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा, देखो अब आपको बताना हो तो कमेंट में कि मेरे को जो है ना 1-1 नंबर के जो पर्सन आते हैं ना 1 लाइन वाले पर्सन, तो वो प्रश्न उत्तर भी कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर भाई मैंने अपने नॉर्मल से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, MCQ करा रहा हूँ, साथ में अभ्यास वाले तो हैं ही आपके, तो वो आपकी इच्छा है। अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो मैं रहने देता हूँ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सिख पंथ की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। सिख धर्म के उदय और विकास के क्रम में 10 गुरु माने जाते हैं। मतलब हमें क्या क्या बताना है, देखो सिख पंथ यानी कि पंथ धर्म होता है, तो सिख धर्म की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि उत्पन्न कहाँ से वो धर्म निकल के आया, और फिर उसका विकास कैसे हुआ। अब यहाँ पे उत्पत्ति से ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन मेरे को लग रहा है विकास के ऊपर पूछेंगे कि सिख पंथ का विकास कैसे हुआ, उसका वर्णन कीजिए, या फिर सिख धर्म का विकास कैसे हुआ। तो सेम सा ही उत्तर है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उत्पत्ति और उसमें से सेम ही लिखना पड़ेगा आपको। तो सिख धर्म के उदय और विकास के क्रम में 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरु थे जिन्होंने जो है इसको जीरो से हीरो बना दिया। प्रथम गुरु नानक देव और 10वें गुरु थे गोविंद सिंह। उनके शिष्यों को सिख नाम से जाना जाता था। उन्होंने समानता, बंधुता, ईमानदारी व सृजनात्मक शारीरिक श्रम के द्वारा जीविका उपार्जन पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। शुरू से ही नानक का संदेश कबीर, दादू, चैत्य और अन्य संतों के समान होते हुए भी मौलिक रूप से अलग प्रकार का था। कालांतर में गुरु नानक की विचारधारा ही सिख धर्म बन गई। दूसरे गुरु अंगद देव ने एक अलग लिपि अपनाई जिसे गुरुमुखी कहा जाता है। 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के लिए पवित्र आदि ग्रंथ तैयार किया जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में गुरुओं की वाणी के साथ अनेक संत कवियों की रचनाएं भी जोड़ी गई। 6ठे गुरु हरगोबिंद ने सिखों को सैन्य स्वरूप प्रदान किया। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर सिख धर्म को एक अलग ही पहचान दे दी। उन्होंने सिख गुरु परंपरा को समाप्त कर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के लिए गुरु घोषित कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना मेन हमने बता दिया, मेन इन गुरुओं ने ये करा था, तो इस तरीके से इनका विकास हुआ। अब सारी कहानी बताएंगे तो भाई पता नहीं पर्सन का उत्तर कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो मेन से हमने बता दिया कि इस गुरु ने ये करा था, मेन से इस गुरु ने ये करा था, बीच में जो थोड़ा बहुत करा वो हमने अनकंसिडर कर दिया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक देव के जीवन पर चर्चा कीजिए।
मतलब कि हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि गुरु नानक देव का जीवन कैसा था, जीवन में उन्होंने क्या किया। गुरु नानक का जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। तलवंडी गांव को अब ननकाना साहिब के नाम से हम जानते हैं, जो अब पाकिस्तान में चला गया। मतलब बंटवारा हुआ था भारत का और पाकिस्तान का। पहले पूरा इकट्ठा जो है ना, आज़ादी से पहले भारत ही हुआ करता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान बना दिया। बांग्लादेश भी भारत में से बना था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो है ना, ये जो हिस्सा था जो ननकाना साहिब है वो पंजाब वाले हिस्से में चला गया। नानक का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। यह बालक बड़ा होकर एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज हम गुरु नानक देव के नाम से जानते हैं। जब नानक 7 वर्ष के हुए तो उनकी शिक्षा के लिए पंडित गोपाल दास की पाठशाला में उनको भेजा गया। आपको भी भेजा जाता है ना पाठशाला में, स्कूल में जा रहे हो तभी किताब का पता लग रहा है, तभी ये वीडियो देखनी पड़ रही है। तो वही सीन इनका भी था, इनको भी स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए। बाल्यकाल से ही उनकी रुचि अध्यात्म में थी। गुरु नानक का विवाह सुलखनी से हुआ, जो बटाला की रहने वाली थी। उनके 2 बेटे भी हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। आक्रमणकारियों के चलते उत्तर भारत में राज आश्रय न मिलने के कारण साहित्य, कलाएं और सामाजिक ढांचा नष्ट हो रहा था। धर्म पर इन खतरों को देखते हुए उन्होंने समाज को संगठित और जागरूक करने के लिए उपदेश देने शुरू कर दिए। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर से याद रखना। गुरु नानक देव का जीवन सिर्फ जीवन वाला है, इसके अलावा जो है ना, आपसे जीवन के अलावा शिक्षाएं आपसे पूछ सकते हैं कि गुरु नानक देव की शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए। ये गुरु नानक देव वाला क्वेश्चन जरूर से याद करने आपको, क्योंकि भाई मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुरु नानक देव, क्योंकि ये पहले गुरु थे। और हाईलाइटली जो है ना, जब भी कुछ भी पूछा जाता है ना एग्जाम में, वो पहली वाली चीज़ें पूछते हैं, बाद वाली कम पूछते हैं। या तो आपसे गुरु गोविंद सिंह पूछेंगे जो कि लास्ट है 10वें नंबर का, या फिर ये पहले नंबर के गुरु नानक देव। ये दो तो जरूर से इनकी पढ़ लेना, कहानी पाठ को अगर नहीं पढ़ा ना बिल्कुल भी, तो ये दो तो पढ़ ही लेना बिल्कुल से। चलो अब इनकी शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। गुरु नानक ने भारत, मध्य एशिया और अरब देशों का भ्रमण किया था। गुरु नानक गृहस्थ जीवन को भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं मानते थे। वे अपना अधिकांश समय साधना और उपदेश देने में बिताते थे। गुरु नानक ने समाज में सुधार किए। गुरु नानक के उपदेश व्यावहारिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए थे। उन्होंने कहा कि संसार में ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, अपितु सब उस एकमात्र परम शक्तिशाली परमात्मा की संतान है, जो अनंत, सर्वशक्तिमान, सत्य, कर्ता, निर्भय, निर्गुण और अजन्मा है। उनका उपदेश था कि हमें जातीय भेदभाव से दूर रहकर प्रेम के साथ रहना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सिख को सैन्य स्वरूप देने में गुरु गोविंद सिंह के योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी कि अब हमको क्या बताना है कि गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे तो ये तो पहला गुरु पूछेंगे, आखिरी बीच वाला कोई नहीं पूछ रहा भाई। तो गुरु गोविंद सिंह ने सेना बनाई थी बहुत खतरनाक, जो युद्ध लड़े थे, हमने पहले क्वेश्चन में जाना ना कितने सारे युद्ध लड़े, उसके लिए उन्होंने सेना बनाई। वो सेना के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, कैसे उन्होंने लोगों को, आम लोगों को जो है सैनिक के रूप में बदल दिया, तो वो हमको यहाँ पे बताना है। सभी सिख गुरु गृहस्थी थे। गुरु गोविंद सिंह के परिवार में उनकी 2 पत्नियां और 4 बेटे थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कृपाल चंद ने गुरुजी के लिए सेना का गठन किया। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी अपने बेटों को धर्म की रक्षा के लिए सिख बनाएं। लोगों ने अपने बेटों को सिख बनाना शुरू कर दिया। दान के रूप में पहले धन लेते थे, अब बोले दान के रूप में भी शस्त्रों और घोड़ों की भेंट देने को कहा कि तुम हमको हथियार दो और घोड़े दो दान में। इससे उनके पास बहुत बड़ी सेना में सैनिक और शस्त्र इकट्ठे हो गए। उन्होंने सिखों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रामायण और महाभारत का हिंदी और गुरुमुखी में अनुवाद भी करवाया। गुरुमुखी यानी कि गुरु के मुख से जो बोलते हैं ना, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी, तो ऐसे बोल के बताने वाली बात, ठीक है, तो उसमें भी अनुवाद उनका करवाया था। उन्होंने सिख धर्म को एक नया स्वरूप दिया और खालसा की स्थापना की। खालसा की स्थापना 1699 में आनंदपुर साहिब में की गई थी। खालसा की स्थापना से गुरुजी ने सिख धर्म को सैन्य स्वरूप प्रदान किया, जो मुगलों से मुकाबला करने के लिए समय की मांग थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर भविष्य में सिखों के लिए 5 प्रतीक धारण करना अनिवार्य कर दिया। ये प्रतीक थे केस, कृपाण, कड़ा, कंगा और कच्छा। इससे पहले ये इनको यूज नहीं करते थे। गुरुजी ने अपनी दूरदृष्टि से एक ऐसी सेना का निर्माण किया जो मुगलों से लोहा ले सके, क्योंकि भाई नाक में दम तो मुगल कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए सेना बनानी थी। इस सेना में शामिल होने वाले को खालसा कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि जब तक देश पर विदेशी शक्तियां हमलावर होकर आई हैं, तो एक ही तीर्थ है रणभूमि, एक ही वर्ण है खालसा। तो ये हुआ था यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो है ना, ये सेम क्वेश्चन को आपसे एक और तरीके से पूछेंगे कि भाई खालसा क्या है, तो चलो वो उस हिसाब से पूछ सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया। सेम उत्तर है, मतलब पूरा भी नहीं करना है, इसमें से भी आधा सा ही करना है। यहाँ पे खालसा की स्थापना की ना,
तो उन्होंने सिख धर्म को नया स्वरूप दिया। यहाँ से आपको स्टार्टिंग कर दिया और ये इतना सा पॉइंट आपको बस लिखना है, तो ये खालसा हो जाएगा आपका। देखो अब मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया ताकि आप, मेरे को पता है यार, आप भूल जाते हो आधे से ज़्यादा, तो ऐसे भूल जाओगे रास्ते में ही कि भाई क्या याद करके आया था, क्या रट के आया था। तो आप रटते हो या याद करते हो, मेरे को कमेंट में बताना, मेरे को समझ तो आए कम से कम कि मेरे को आपको किस हिसाब से याद करवाने चाहिए। फिर मैं नई टेक्निक ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। अगर आप रटने वाले हो तो आपके लिए अलग टेक्निक ढूंढ के लाएंगे यार, कोई बात नहीं। आप बता देना कमेंट में किस में ज़्यादा मजा आता है आपको, कैसे आप उनको प्रिपेयर करते हो। चलो प्रश्न देखते हैं। खालसा की स्थापना एवं विस्तार पर चर्चा कीजिए। मतलब हमें पहले बताना स्थापना कैसे हुई, फिर वो दूर दूर तक कैसे फैला, वो दोनों जो क्वेश्चन है। या फिर आपसे पूछेंगे खालसा का विस्तार पर चर्चा कीजिए, सेम उत्तर रहेगा। खालसा की स्थापना पर चर्चा कीजिए, सेम उत्तर रहेगा आपका। अब यहाँ पे उत्तर में क्या लिखना है, खालसा की स्थापना 1669 में आनंदपुर साहिब में की गई थी। खालसा शब्द का अर्थ होता है पवित्र। खालसा की स्थापना से गुरुजी ने सिख धर्म को सैन्य स्वरूप प्रदान किया, जो मुगलों से मुकाबला करने के लिए समय की मांग थी। 1699 की बैसाखी के दिन गुरुजी के आह्वान पर 5 लोग धर्म हित में अपने प्राण देने के लिए आगे आए। इन्हें पंज प्यारे कहा जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। पंच प्यारे वाला जो है ना, यहाँ से बैसाखी के दिन, ये सन जो है 1699, यहाँ से लेके जो है आप ये वाले पॉइंट से तो आप स्किप कर सकते हो। 5 लोग जो है धर्म हित में अपने प्राण देने के लिए आगे आए, इन्हें पंच प्यारे कहा जाता है। इन सबको गुरुजी ने सबके सामने पंच प्यारों के रूप में प्रस्तुत किया। 5 वीरों ने गुरुजी के साथ मिलकर अमृत ग्रहण किया। ये 5 वीर दर्शाते हैं कि गुरुजी के अनुयायी पूरे भारत में थे। इसके बाद जो है गुरुजी ने इन सब के नामों के साथ में सिंह लगा दिया, और वे खुद भी गुरु गोविंद दास जो नाम था ना उनका, उसके स्थान पर उन्होंने क्या लगा लिया, सिंह लगा लिया। अब क्या कहलाने लगे वो, गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने जाने लगे। अब ये वाला पॉइंट है ना, देखो यहाँ तक काफ़ी बड़ा सा लग रहा होगा आपको, क्योंकि भाई वीडियो में जूम कर रखा है वैसे भी। तो ये जो पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 5 नंबर का, तो ये वाला लिखना पड़ेगा। अगर आता है आपके पास में 3 नंबर का सिर्फ, तो आपको ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा बीच में से हटा देना, भाई हमको नहीं चाहिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो उस केस में आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर 5 का आ गया, भाई मेरे को थोड़ी ना पता कितने नंबर का चिपकाएंगे आपको वो, तो अगर 5 का आता है तो पूरा कर लेना। तो आपको पूरा ही करना है बेसिकली। बट अगर छोटा आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ये वाले पॉइंट हटा देने हैं, उसके बाद वाले लिखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम, सिख लगा दिया, और हाँ ये तो हो गया ना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर भविष्य में सिखों के लिए 5 प्रतीक धारण करना अनिवार्य कर दिया। ये प्रतीक थे केस, कृपाण, कड़ा, कंघा और कच्छा। गुरुजी ने अपनी दूरदृष्टि से एक ऐसी सेना का निर्माण किया जो मुगलों से लोहा ले सके। इस सेना में शामिल होने वाले को खालसा कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि जब देश पर विदेशी शक्तियां हमलावर होकर आई हैं, तो एक ही तीर्थ है, रणभूमि, एक ही वर्ण है, खालसा। तो ये आपके मेन क्वेश्चन है। इसमें से अगर आप ध्यान दोगे ना, देखो बेसिकली मैं बता रहा था जो चीज़ आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन किस पे है, खालसा। खालसा की स्थापना किसने करी थी, 10वें गुरु यानी आखिरी गुरु ने, ठीक है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में है। ये गुरु नानक देव पहला गुरु, गुरु नानक देव पहला गुरु। उसके बाद में यहाँ पे सिख की उत्पत्ति और विकास, इसमें भी मेन पहले और आखिरी गुरु ने खास योगदान दिया था। बीच में थोड़ी बहुत है, मतलब एक आधी लाइन है गुरु के बारे में। इतने बड़े में बंदा सिंह बहादुर का चांसेस है, तो इसमें से इससे बाहर तो नहीं आएगा कुछ भी। ये वाला पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें बड़ा सा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसमें से ही पूछेंगे। अगर बंदा सिंह बहादुर का कुछ भी पूछते हैं, इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। अगर 1 नंबर का आ गया, 2 का आ गया, कितने का भी आ जाए। और उसके अलावा ये युद्ध, ठीक है, इनमें भी खास तौर पे आनंदपुर का युद्ध जरूर कर लेना याद। बाकी याद करो इच्छा आपकी, बाकी तो आनंदपुर का जरूर युद्ध याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई थी भाई, ठीक है ना। मतलब ये शुरुआत हुई थी, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया था। असली मज़ा यहाँ आनंदपुर के ऊपर आया था, ठीक है। तो इस वजह से ये कर लेना। बाकी जो है ना, आप देखोगे तो ये भी गुरु गोविंद सिंह को लेके ही है। तो 2 ही पॉइंट है, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह। इन 2 पॉइंटों को जरूर से याद कर लेना। उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन हैं, किस टाइप से पूछ सकते हैं, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। बाकी चैप्टर्स की वीडियोज़ भी देखने, अब देखो भाई इसमें तो अभ्यास वाले ये सारे ऑलमोस्ट आपको, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स के अंदर जो है ना, कुछ पॉइंट ये छोड़ देते हैं एग्जाम, मतलब अभ्यास वालों में। तो वो पॉइंट उन चैप्टर्स में मिलेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि इस वाले में तो भाई अभ्यास के टेप के आपने पोपट काट दिया हमारा। तो और वो डिपेंड करता है ना भाई कि चैप्टर में मतलब उन्होंने पूछा क्या हमसे, मतलब अभ्यास वाले पर्सन तो किस लेवल तक क्या आए हैं उसमें, तो उस हिसाब से मेरे को फिर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कुछ चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ में जो है। और हाँ बता देना कि अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन चाहिए ना आपको, 1 लाइन वाले प्रश्न उत्तर चाहिए, तो वो भी मैं करवा दूंगा आपको। अगर चाहिए हो तो भाई बता देना, नहीं तो मैं चिल मार रहा हूँ, फिर तो मैं भी जा रहा हूँ खेलने कूदने, आपकी तरह मस्ती मारने हैं।
चलो बाय बाय। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।